क्या आपको भी हो रही है लेसन प्लान बनाने में समस्याएं? कौन से फॉर्मेट आपको यूज़ करना चाहिए? ये सब जानने के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूएस एजुकेशन पर। तो चलिए आज मैं बताने वाला हूँ पाठ योजना हम कैसे बनाएंगे, कौन सा फॉर्मेट हम यूज़ करने वाले हैं। आज मैं गणित जो विषय है उसका एक पाठ योजना आपके समक्ष यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूँ। आप देखिएगा यहाँ पे हम किस फॉर्मेट में हम इस लेसन प्लान को, पाठ योजना को तैयार किए। ऊपर में आप देखिएगा विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, छात्राध्यापक का नाम, ट्रेनी का नाम रहेगा, दिनांक, जिस दिनांक को आपने गए, जिस दिनांक को के लिए आप ये लेसन प्लान या दैनिक पाठ योजना जिसको कहा जाता है वो बना रहे हैं, उसको आप दिनांक डालेंगे, कालखंड पीरियड, कौन से पीरियड में आप इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, और प्रकरण का नाम, जो जिस चैप्टर को हमको क्या करना है, पाठ योजना बनाना है, तो उस चैप्टर का नाम यहाँ पे हमने लिख दिया है। घातांक, अवधि रहेगा, अवधि 35 to 40 मिनट्स रहता है। मे बी गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल के जो भी छोटे बच्चे होते हैं तो उनको 35 to 40 मिनट्स का ही रहता है जो समय रहता है। सामान्य उद्देश्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो सामान्य उद्देश्य में गणित का सब्जेक्ट है, गणित के सब्जेक्ट में सामान्य उद्देश्य की बात करूं तो यहाँ पे 6 सामान्य उद्देश्य दिए गए हैं। छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में बौद्धिक शक्ति का विकास करना, और छात्रों में तर्क शक्ति टू डेवलप लॉजिकल पावर, मेंटल पावर टू डेवलप इंटरेस्ट, है ना, ये हो गया। आगे हम देखें, छात्रों में गणित की व्यवहारिक उपयोगिता का ज्ञान देना, छात्रों में गणितीय अवधारणा का विकास करना। ये तो हमारा सामान्य उद्देश्य हो गया। सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होता है, इसमें डिफरेंस होता है। आप देखे होंगे, एक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कहा जाता है और एक हम क्या देते हैं, ऑब्जेक्टिव जिसको हम बोल देते हैं। तो इसमें हम 2 उद्देश्य देख रहे हैं, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। थोड़ा सा मैं बता दूं सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। सामान्य उद्देश्य जो होता है वो उसका क्षेत्र व्यापक होता है, इसको लंबी अवधि में प्राप्त किया जा सकता है। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो कम समय में इसको क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। इसका क्षेत्र जो होता है सीमित होता है। विशिष्ट उद्देश्य के बारे में हम देख लें, यहाँ पे ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य कहा गया है, नॉलेज ऑब्जेक्टिव। छात्र घातों की परिभाषा, तथ्यों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। अवबोध प्राप्य उद्देश्य, अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव, छात्र घातों के नियम को समझ सकेंगे। ये जो होते हैं इसको पढ़ने के बाद ये क्या कर सकते हैं, इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य, अवबोध प्राप्य उद्देश्य, कौशल प्राप्य उद्देश्य, देखिए स्किल ऑब्जेक्टिव, घातों की गणना कर सकेंगे। इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव, छात्र घातों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और एक 5वां है प्रयोग प्राप्य उद्देश्य, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव, छात्र घातांक संख्याओं का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। तो ये रहा हमारा विशिष्ट उद्देश्य, ये फॉर्मेट है अपना। और देखिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, सहायक शिक्षण सामग्री, टीचिंग एड जो होते हैं वो 2 टाइप के, परंपरागत जिसको हम यूज़ करते आ रहे हैं, विशिष्ट हो जाता है स्पेशल टाइप के। तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे परंपरागत में हम चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, लपेट श्यामपट्ट जिसको हम बोलते हैं, रोलर, ब्लैक बोर्ड, संकेतक, पॉइंटर। विशिष्ट में हम बात कर ले, चार्ट पेपर हो गया, या हम प्रोजेक्टर वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, तो ये विशिष्ट में आ जाता है। शिक्षण विधि और शिक्षण प्रविधि, तो ये देख लेते हैं, 2 चीज़ें यहाँ पे बताया गया, टीचिंग मेथड और टीचिंग टेक्निक। तो ये कई लोग इसको एक ही मानते हैं, विधि और प्रविधि में अंतर नहीं समझते। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं व्याख्यान विधि, संश्लेषण विश्लेषण विधि का यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। व्याख्यान विधि जो होता है वो आप जैसे किसी चीज़ की परिभाषा को आप समझाने के लिए आप व्याख्या करते हैं, या प्रेजेंटेशन में ये काम आता है व्याख्यान विधि। जब हम किसी चीज़ को हम बच्चों को बताते रहते हैं तो उस टाइम में ये काम आता है। तो यहाँ पे व्याख्यान विधि, संश्लेषण विश्लेषण विधि, यहाँ पे संश्लेषण विश्लेषण एक विधि का कोई यूज़ नहीं किया जाएगा। वैसे गणित में बहुत सारे विधियाँ हैं, आगमन निगमन विधि है, संश्लेषण विश्लेषण है, प्रयोजना विधि का भी प्रयोग किया जाता है। ह्यूरिस्टिक का भी बहुत कम किया जाता है, ह्यूरिस्टिक का वो साइंस के सब्जेक्ट में किया जाता है।
आप देख लेते हैं विधि जो होता है, विधि आप देखेंगे कि आप लास्ट से स्टार्टिंग से एंड तक चलता है विधि, और टेक्निक जो होता है उस पार्ट को क्या करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए यूज़ किया था। जैसे यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि है और उदाहरण प्रविधि का यूज़ किया गया है। शिक्षण सूत्र के बारे में बात कर लेते हैं, टीचिंग मैगजीन, ये सारे जितने सारे पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ ये सारे आपको टीचिंग वाइवा बैच में पूछा जाता है। इसके लिए मैं अलग सा वीडियो दे दिया हूँ और इसका एक रिटन में और एक वीडियो मैं दे दूँगा। टीचिंग मैगजीन जो होते हैं, टीचिंग मैगजीन के बारे में बात कर लेते हैं। शिक्षण सूत्र, सरल से कठिन की ओर, हम जब भी पार्ट को हम पढ़ाएं बच्चों को तो हम क्या करें, फ्रॉम इजी टू हार्ड, मतलब सरल से कठिन की ओर बढ़े, हम ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़े, विशिष्ट से सामान्य की ओर, पार्टिकुलर टू जनरल, मूर्त से अमूर्त, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। जो मूर्त होता है जिस चीज़ को हम देख रहे हैं, है ना, उसके बाद हम एक अवधारणा निर्माण की ओर चलते हैं, संपूर्ण से खंड की ओर। आगे हम पूर्व ज्ञान के बारे में बात कर लेते हैं। तो पूर्व ज्ञान यहाँ पे छात्र घात की सामान्य जानकारी रखते हैं। तो पूर्व ज्ञान क्या होता है, बच्चे को प्रीवियस नॉलेज, जैसे हम अभी घातांक को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को उसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, नहीं तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो प्रीवियस नॉलेज अगर रखते हैं तभी हम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्शन क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन क्वेश्चन क्यों किया जाता है, तो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन जो होता है प्रीवियस नॉलेज को जानने के लिए किया जाता है। बच्चों में बच्चे जो कितना पूर्व ज्ञान रखते हैं, जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, घातांक के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो घातांक के बारे में कितना वो जानकारी रखते हैं। यहाँ पे बता दूं मैं, इंट्रोडक्शन क्वेश्चन जो होता है मिनिमम 3 क्वेश्चन होने चाहिए, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन लिया जा सकता है। तो यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 को 5 से गुना करने पर क्या आएगा, तो यहाँ पे 10 आएगा। यहाँ पे WH का प्रयोग किया जाता है, जैसे कब, क्यों, कैसे, कितना, तो उसका प्रयोग किया जाता है। हम क्वेश्चन जब भी करेंगे तो क्या, कितना, कैसे, ये आने चाहिए, है ना, ऐसे शब्द क्या होने आने चाहिए यहाँ पे। तो देखें 10 को 10 से गुना करने पर कितना मिलता है, तो 100 मिलता है। यहाँ पे 100 को 100 से गुना करने पर कितना मिलता है, तो यहाँ पे 10,000 मिलता है। तो 10,000 को घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे, तो सारे जो स्टूडेंट्स हैं मौन रहेंगे। तो ये जो क्वेश्चन जो होता है हमारा समस्यात्मक प्रश्न होते हैं। फिर आगे हम बढ़ेंगे उद्देश्य कथन, स्टेटमेंट ऑफ एम। तो हम बच्चों को जब ये समस्यात्मक प्रश्न आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो बच्चों आज हम घातांक के बारे में अध्ययन करेंगे, तो ये ऐसा हम करके हमारा जो उद्देश्य कथन रहेगा वो बताएंगे। उसके बाद हमारा आता है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। इसमें शिक्षण बिंदु रहता है, ध्यान रखिएगा। तो 4 यहाँ पे हमने कॉलम दिए हैं। शिक्षण बिंदु का है, छात्र अध्यापक क्रिया है ना, और एक छात्र क्रिया है और एक श्यामपट। तो श्यामपट के लिए आप ध्यान रखिएगा, श्यामपट जो होता है या ब्लैक बोर्ड जो होता है ब्लैक होता है। तो उसके लिए बता दूं आप लोगों को, जैसे यहाँ पे लिखा है श्यामपट कार्य में जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है जो है ना, यदि एक अशून्य वास्तविक संख्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो ये वास्तविक काल्पनिक संख्या तथा एम धनात्मक पूर्ण। तो इसको लिखने के लिए आप क्या करेंगे, जिस प्रकार से आपने मार्केट में ड्राइंग वगैरह बनाने के लिए आप चार्ट पेपर मार्केट से खरीदते हैं, उसी प्रकार से ब्लैक वाली एक आपको है ना ब्लैक शीट मिलता है ना, चार्ट पेपर ही रहता है ब्लैक कलर का। उसी ब्लैक कलर के जो चार्ट पेपर रहेंगे उसको आपको ख़रीदना है, और ख़रीद कर उसमें क्या करना है, आपको जो भी श्यामपट वर्क है वो उस पर लिखकर आप कॉपी में उस चार्ट पेपर को कटिंग करके यहाँ पे अपने कॉपी में क्या करना है, पेस्ट करना है। तो ये श्यामपट की राय होती है, क्योंकि हमको वहाँ पे दिखाना होता है कि हमने ब्लैक बोर्ड वर्क में ये किए हैं। तो 4 बिंदु है। पहले हम बिंदु पे बात कर लेते हैं घातांक। तो यहाँ पे घातांक जैसे छात्राध्यापक क्रिया है, तो जो ट्रेनी होंगे बच्चों को क्या करेंगे, किसी संख्या का उसी संख्या के साथ बार बार गुना करने को संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करना घातीय संकेतन कहलाता है। यहाँ पे या यदि एक अशून्य वास्तविक काल्पनिक संख्या तथा एम धनात्मक पूर्णांक है, तब एम इज इक्वल टू ए डॉट एम एंड सो ऑन ए एम बार, जहाँ ए आधार है तथा एम इसका घातांक है। तो यहाँ पे छात्र क्रियाएं क्या होगी, ये तो छात्राध्यापक क्या कर रहे हैं, उनको व्याख्या कर रहे हैं, जो है ना व्याख्यान विधि का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो ये छात्रों को क्या करेंगे, यहाँ पे बताएंगे। छात्र क्या करेंगे, छात्र जो क्रियाएं हैं, छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और जो ट्रेनी है उसको श्यामपट पर लिखेंगे भी कि यहाँ पे ए एम इज इक्वल टू, यहाँ पे बताया गया है जहाँ ए आधार है तथा एम इसका घातांक है। ठीक है, आगे हम पॉइंट के बारे में बात करते हैं, शिक्षण बिंदु के बारे में। घातांक के नियम। तो घातांक के नियम, यदि नियम फर्स्ट जब है, जब 2 समान आधार वाली घातीय राशियों का आपस में गुना होता है तो गुणनफल में आधार वही रहता है
तथा घातें आपस में जुड़ जाती हैं। इसको क्या करेंगे, छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। तो घातांक के नियम आप ब्लैक बोर्ड जो सैमपट वर्क है आप देख सकते हैं, सैमपट कार्य जो है वहाँ पे लिखा हुआ है और इसको उदाहरण के माध्यम से बताया गया है कि ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इज इक्वल टू, जो आधार क्या है हमारा a है और जो हमारा घात जो है आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो a m प्लस n, जहाँ a वास्तविक संख्या और m और n पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो आगे हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख रहे होंगे, विकासात्मक, बोधात्मक और मस्तिष्क उद्दीलन प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ बोधात्मक प्रश्न जो होता है। विकासात्मक प्रश्न जो होते हैं वो कब पाठ को आगे बढ़ाने के लिए हम विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। मस्तिष्क, यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न जो होता है, बोधात्मक प्रश्न कब पूछे जाते हैं, जैसे हमने क्या किया, एक पैराग्राफ पढ़ा लिए, 2 पैराग्राफ पढ़ा लिए, 3 पैराग्राफ पढ़ा लिए, तो पढ़ाने के बाद हम बच्चों का मूल्यांकन या जांचने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पे। तो वो बोध प्रश्न कहलाता है। अंडरस्टैंडिंग, कितना उन्होंने समझा है ना, कितना उन्होंने ग्रहण किया जो चीज़ें हमने बताया है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, बोध प्रश्न पूछा जाता है। पाठ को हम आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, विकासात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं। मस्तिष्क उद्वेलन, ब्रेन स्ट्रॉमिंग जो क्वेश्चन होते हैं वो बच्चों के दिमाग में जोर डाला जाता है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं जिससे बच्चे क्या करें, सोचने समझने के लिए मजबूर होते हैं। हाँ, तो ये हो गया, हमने यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न पूछे हैं कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का और 2 क्यूब करके इज इक्वल टू कितना होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये छात्र करेंगे इसको, तो 2 की पावर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 5, ये हो गया। तो यहाँ पे हमने बोधात्मक प्रश्न पूछे हैं। आपने और क्वेश्चन यहाँ पे दे सकते हैं, मैं सिर्फ इसको समझाने के लिए यहाँ पे बताया हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ही क्वेश्चन लिया है। आप विकासात्मक प्रश्न भी दे सकते हैं या मस्तिष्क उद्दीलन प्रश्न भी आप पूछ सकते हैं। नियम 2, भाग का नियम। यदि अंश और हर में समान आधार वाली घातीय राशि हो तो हल करते समय आधार वही रहता है तथा अंश के घात में से हर के घात को घटा देते हैं। आप देख लीजिएगा, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n हो गया है। नियम 3 देख लेते हैं यहाँ पे, घातों के घात का नियम। घातीय संख्या का भी घातांक दिया हो तो आपस में गुणा हो जाता है कि a की पावर m जो ब्रैकेट है वो क्लोज हो जाएगा, है ना, उनके होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाई n हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे, नियम 4 देखेंगे, नियम 4 में हम ए बी की पावर m है, तो यहाँ पे ए बी क्या है, मल्टीप्लाई है, तो a की पावर भी m हो जाएगा, m की पावर भी m हो जाएगा। इसी प्रकार से आप घातांक के नियम को देख लीजिए, यहाँ पे दिखाया गया है आपको 8 घातांक के नियम बताए गए हैं। उसके बाद आप देख लीजिएगा कि शिक्षण बिंदु में एक नियम 5 भी बताया गया है, a अपन b की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m और b की पावर m हो जाएगा। ठीक है, तो यह सैमपट कार्य करेंगे, छात्र कार्य करेंगे, है ना, छात्राध्यापक क्रियाएं रहेगी। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन प्रश्न वैसे आपको करना है तो मूल्यांकन प्रश्न भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट क्या किया है, पुनरावृत्ति प्रश्न यहाँ पे बताया है। पुनरावृत्ति प्रश्न जिस चीज़ को आपने पढ़ा लिया है उसी से रिलेटेड आप क्या करेंगे, बच्चों को क्वेश्चन करेंगे। तो घातांक किसे कहते हैं, घातांक के कितने नियम बताए गए ये आप देख लीजिएगा। कक्षा कार्य आप भी दे सकते हैं, मान ज्ञात कीजिए, कक्षा कार्य दे दिए, है ना। और उसके बाद गृह कार्य भी आपको देना, और निरीक्षक का हस्ताक्षर, यहाँ पे निरीक्षक जो भी आपके या तो हो सकता है आपके मेंटर रहेंगे वो चेक करेंगे, वो उसका यहाँ पे हस्ताक्षर लेना है। और उसके बाद अपना खुद का छात्राध्यापक या ट्रेनी सिग्नेचर यहाँ पे करना है। तो ये रही आपको पूरा फॉर्मेट कि लेसन प्लान आपको इस फॉर्मेट में आप बना सकते हैं और कैसे आप अपने लेसन प्लान को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।